लाहौर टैक्स बार के ज़ेरे एहतमाम CIR और ATIR जाने से पहले अपील फाइल करने के तरीक़ेकार पर सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार ऑन कंडोनेशन फॉर फाइलिंग ऑफ अपील्स बिफोर CIR एंड ATIR के स्पीकर मोहम्मद नदीम भट्ट FCA चेयरमैन लाहौर टैक्स बार अकेडमी थे। लाहौर टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी उन्नीस बख्तर अंसारी ने सेक्रेटरी का फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर टैक्स बार मेंबरान की कसीर तादाद मौजूद थी। आज का जो हमारा सेमिनार है वो कंडोनेशन फॉर फाइलिंग ऑफ अपील्स बिफोर CIR एंड ATIR पे है, क्योंकि 99% जो केसेस है वो कंडोनेशन की वजह से कंफर्म हो जाते हैं और उसमें हमारे मेंबर्स हैं या जो लोग लिटिगेशन करते हैं उनको ये नहीं पता चलता कि कंडोनेशन पहले कैसे अलाउ करवानी है और उसके बाद आपने केस में कैसे अपील होना है। जब तक कंडोनेशन अलाउ ही नहीं होगी आप मेन केस की हेयरिंग में जा ही नहीं सकते, क्योंकि 99% केसेस कंडोनेशन की बेस पे ही कंफर्म हो जाते हैं। इसलिए हमने स्पीकर नदीम भट्ट साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो कंडोनेशन पे प्रेजेंटेशन जो है ना वो दें। इसलिए मैं बिला तकलीफ रिक्वेस्ट करूँगा हमारे स्पीकर नदीम भट्ट साहब FCA चेयरमैन टैक्सेशन अकेडमी LTPA से कि सर काइंडली आप डाइस पे तशरीफ लाएँ और अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपको पता है एक स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है मेरा, वो ये कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है जिसने हमें तौफीक दी कि हम वैसे तो हर काम में ही इस दुनिया में पत्ता भी जो है अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। बड़े बड़े काम जो हैं वो कैसे हो सकते हैं उसकी मर्ज़ी के बगैर, तो शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है जितना भी है। नंबर 1। नंबर 2, इससे पहले कि मैं सेशन शुरू करूं आपको एक तो मैंने कहा सीक्वेंस बना लूं, तो मैंने अपने उस्तादों का नाम ज़रूर लेना है जिन्होंने मुझे इस पर काफ़ी सपोर्ट किया और मैं उनके बगैर शायद चल नहीं सकता था। एक शहबाज भट्ट साहब है और दूसरा ताहिर भट्ट साहब है। शहबाज भट्ट साहब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, पाकिस्तान में एक नाम है, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनके बेटे भी माशाल्लाह प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी भी शेयरिंग है इसके अंदर। चूँकि ओबियसली मैं फेलो मेंबर ICAP का हूँ, उसके बाद फिर टैक्सी प्रैक्टिस का शौक चढ़ गया जो अभी तक मैं तो रज़ाई को छोड़ता हूँ वो मुझे नहीं छोड़ती। मैंने तो सोचा था CA करने के बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन लोगों ने कहा भाई ये तो तुमने अपने लिए किया था, हमारे लिए क्या करोगे वो बताओ आप। तो उसके लिए फिर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट जो है करनी पड़ती है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज आपको जाके काम करना पड़ता है। अब इसमें टाइम कितना लगता है ये तो आप छोड़ दे, बेमैनी है जो। और मैं ओपन ऑफर भी करता हूँ कि आप में से कोई भी इधर आना चाहे हम उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे, प्रोवाइडेड कि वो मेहनत करना चाहे। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, एफर्ट बहुत ज़्यादा है, कंबाइंड एफर्ट है, तो ये मिल के तब जाके कोई आप उसके कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते। एक लंबी जर्नी में से गुजर के, यानी बंदा इतनी दूर कई दफ़ा निकल जाता है, बंदा सोचता है कि यार ये तो मैं कहीं ज़्यादा ही दूर आ गया हूँ, वापस भी जाना मैंने, फिर वापस आना पड़ता है। अच्छा भैया वापस आते हैं। 2 बातें होगी। तीसरी बात यह है कि मैंने पहले भी आपको कहा कि हम लोग बुक जो है, मेरी जो किताब है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच टू टैक्सेस, वो हम फेसबुक के ऊपर अपलोड कर चुके हैं 2018 से लेकर 2025 तक की किताब। तो हमने एक अकेडमी छोटी सी बनाई हुई इंस्टीट्यूट टैक्सेशन एंड फाइनेंस के नाम पे, उसको आप फेसबुक पे जाके क्लिक करेंगे ग्रुप को, तो उसके पहले पेज के ऊपर ही फाइल्स का एक टैब बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो किताबें आपके सामने आ जाएगी। आप उसको डाउनलोड कर लें और आगे जिसको देना चाहते हैं बिल्कुल दें, और एक सदका जारिया समझ के आप इसके अंदर हिस्सा डालें। ना मिले तो मेरे साथ टाई अप कर लीजिएगा, हमारे पास सॉफ्ट फाइल भी अवेलेबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट एनी किसी कमीशन डिस्काउंट फी के प्राइस के, कोई प्राइस नहीं है इसमें। और आगे भी इंशाल्लाह ताला जितनी भी बुक्स होंगी, कोशिश तो यही है कि आपको सारी किताबें ऑनवर्ड जितनी भी अल्लाह ने जहाँ तक तौफीक दी तो आपको फ्री ही हम अपलोड करके देंगे। साथ चैनल भी इसी नाम से बना हुआ है, उस पर जितनी वीडियोस आजकल तो DMH वाले कर रहे हैं, इनका लिंक हम आपको पता भेज रहे हैं अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप में, इनका लिंक जो है जा रहा है, क्योंकि इन्होंने मोनेटाइज सारी बातें किया होगा तो वो फिर हर बंदा अगर करेगा तो वो कर नहीं सकेगा उसको। अब मैं सोच रहा हूँ मैंने पहले मोनेटाइज ही किया था, मैं अपने को डीमोनेटाइज कर देता हूँ ताकि मैं अपने वाले चैनल पे भी ये वीडियो जो है ना तो उसको अपलोड कर सकूँ। मेरी बात होगी थी इनके साथ, इंशाल्लाह ताला वो भी आपके पास एज इट इज पहुँच जाएंगे। तो वीडियोज भी आ गई, मटीरियल भी आ गया। अब आता हूँ मैं, जो सेक्शन आपका आज का है वो बेसिकली वो बिलोंग करता है कंडोनेशन से रिलेटेड। अब इसको जब मैं करने बैठा, ओबियसली 2-4 केसेस में कंडोनेशन हमने ली भी है, मिली भी है, एक आध में फारग भी हो गया केस। वो जैसे अभी उन्हीं सब बता रहे थे कि अगर आप जब तक नहीं लेंगे तो फिर आप, क्योंकि पॉइंट ऑफ लॉ है, जब तक पॉइंट ऑफ लॉ पहले आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, अगर मेरा राइट ही मुझे नहीं दिया जाएगा तो उसकी बात आपकी वो सुनेंगे नहीं। वो कहेंगे जी आपकी अपील टाइम बार्ड हो चुकी है, आप कंडोनेशन के लिए अप्लाई करें। वो भी हम देखेंगे कि हमने एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, वो भी सब्जेक्ट टू ये
की है। एक तो ये आपने अप्लाई करना है एफिडेविट के साथ, रीजनेबल ग्राउंड, वो आता हूँ मैं उसके ऊपर। क्रक्स ये है कि अगर आज की 2-4 लाइनें जो इसको करने के बाद आपको समझ आएगी, जो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई अगर मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कमिश्नर कोई भी अपील फाइल करूँ या रेफरेंस फाइल करूँ, अगर उसका टाइम गुजर चुका, जैसे कमिश्नर अपील ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट में अब टाइम आपको पता है 30 डेज का टाइम उन्होंने कर दिया हुआ है। अगर 30 दिन का टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर आपका गुजर गया है, आपको एक एक दिन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई मैं लेट क्यों हुआ, मैं विद इन टाइम है तो फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो कंडोनेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप आफ्टर टाइम एक्सपायर होने के बाद आए हैं तो ऑब्वियसली मुझे कंडोनेशन चाहिए होगी कि जनाब मैं बीमार था, मैं पाकिस्तान से बाहर था, रीजन उसमें कुछ मैंने लिखी हैं, मुझे सर्विस नहीं हुआ या सिर्फ ऑनलाइन आया, मुझे पता नहीं था इस चीज का, तो वो फैक्टर्स हमें डिटरमिन करने पड़ेंगे जिससे हम ये कहें कि जनाब ये क्यों मुझे आप राइट दें और मैं कहाँ था इतने दिन या इतने सालों या इतनी देर तक, आप क्यों नहीं अपील करने आए। या एक और तरीका भी है, सवाल ये भी है, कंडोनेशन तो चलो ये है कि आपने टाइम मांगना है, तो आपको 2 चीजों को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। एक, अगर आप वक्त से पहले टाइम मांग रहे हैं, जैसे बोर्ड आपको याद हो तो रिटर्न्स की डेट एक्सटेंड कर देता है, वो कंडोनेशन नहीं है, वो एक्सटेंशन है। कंडोनेशन वो होती है जो गुजरने के बाद आप क्लेम करते हैं। अगर 30 दिन गुजरे ही नहीं है तो मैं कंडोनेशन क्यों अप्लाई करूंगा भाई, मेरे 30 दिन गुजर गए, ऊपर कितने हो गए, 1 से लेके जितने भी दिन आपके गुजर गए, साल गुजर गए, उसकी कंडोनेशन मैंने मांगनी है कि जनाब ये टाइम पीरियड वहां से लेके जो ये कह रहे हैं सर्विस से लेके आज तक का मुझे कंडोन किया जाए, क्यों किया जाए भाई, फ्री में नहीं है ये। एवरी केस के अंदर आपको कंडोनेशन जरूरी नहीं कि मिलेगी, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। अच्छा नहीं मिली तो तब क्या होगा, आप फर्दर अपील कर सकते हैं, मैं आगे जा सकता हूँ, उससे आगे जा सकता हूँ, और अल्टीमेटली अगर नहीं है तो जाहिर बात है फिर केस आपका गया, फिर फैक्ट्स आपके नहीं सुने जाएंगे, फिर जब तक राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगा आप आगे नहीं जा सकते। तो कंडोनेशन को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे कि यार इसमें और एक्सटेंशन में क्या फर्क है। तो एक्सटेंशन बिफोर एक्सपायरी है और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम वो कंडोनेशन है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। एक और सवाल आ गया, क्या ये एग्जम्पशन है? ये एग्जम्पशन तो नहीं, एग्जम्पशन तो ऑलरेडी गिवन है लॉ के अंदर। जैसे अगर आपको याद हो तो 2-3 चीजें ऐसी हुई थी, जैसे कि लोगों को कहा गया कि ये आपकी जिनके पास एरियर जिनके स्टैंड करते हैं वो इस डेट तक अपनी प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ जमा करा दें तो नो डिफॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी विल बी चार्ज। टाइम तो गुजर गया, एप्लीकेशन है या नहीं है वो अपनी जगह पे है। जिन लोगों का पेंडिंग केसेस है, डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी एप्लीकेबल है, वो अपने प्रिंसिपल अमाउंट जमा कराएं, घर जाए। अब जिसको सूट करेगा वो कर ले, जिसको नहीं करता वो लड़ाई कर ले। अच्छा चलो ये भी हो गया। सो एग्जम्पशन, इसको मिक्स नहीं करना। एग्जम्पशन, टैक्स क्रेडिट, डिडक्टेबल अलाउंस, एक्सपेंडिचर और कंडोनेशन, ये एंटायरली डिफरेंट चीजें, इसको मिक्स अप नहीं करना, अगर मिक्स अप हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं आता हूं इसमें 2, एक तो कंडोनेशन है क्या, उसकी डेफिनेशन, फिर किस बेस पे मुझे, क्योंकि हर एक में ना एक वर्ड आपको नजर आएगा, रीजनेबल बेसिस, पॉसिबल ग्राउंड्स। वो कौन सी रीजनेबल बेसिस है जिस बेसिस पे मुझे, चाहे मैं कमिश्नर अपील के पास हूं, चाहे ट्राइब्यूनल में हूं, चाहे हाई कोर्ट में हूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, किस बेसिस पे आपका वो टाइम कंडोन किया जाए, वो रीजनेबल बेसिस क्या है। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडोनेशन है क्या और दूसरा रीजनेबल ग्राउंड्स क्या है। इस पे भी हम मेहनत करना शुरू हो गए कि देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा सबसे पहले अब ये डेफिनेशन, अच्छा पहले मैं स्कोप आपको दिखा दूं। ये 9 पॉइंट्स हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर करना है। सो 1 बाय 1 करके, इन पे लिंक भी वैसे लगे हुए हैं। ये जैसे ही जरा इसके ऊपर डेफिनेशन जहाँ येलो है इस पर क्लिक करें जरा, अच्छा ऊपर क्लिक करें तो हर एक के साथ ऐसे है, ये आपस में इसको क्रॉस आपस में जो है रेफरेंसिंग कर दी है, इसमें लिंक लग गया। तो मुझे जो चाहिए होगा मैं उसको क्लिक करूंगा, उस पर पहुंच जाऊंगा, और वापस आना चाहूंगा उसको क्लिक करूंगा, ऊपर चला जाऊंगा। तो 9 पॉइंट्स है बेसिकली, आपके डेफिनेशन से लेके हु, व्हेन एंड हाउ है, फिर कंडोनेशन बिफोर कमिश्नर अपील है, ट्राइब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर एफबीआर के पास भी पावर है कि सर्टेन केसेस में वो भी कंडोनेशन अब कर सकता है। फिर 12 जजमेंट्स है रिलेटेड टू कंडोनेशन, जिसमें मैंने अपने सीनियर और उस्तादों की मदद भी ली जितनी मेहनत हम कर सकते थे, और एंड पे फिर डिस्कशन है सफिशिएंट कॉज ऑफ कंडोनेशन। सो पहले हम पहला और आखिरी पहले कर लेते हैं, फिर अंदर हम इनके चले जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। ये कंडोनेशन है जी, जो मैंने इसकी गूगल से सर्च करके मैंने डेफिनेशन इंपोर्ट की है, वो लॉ के अंदर तो नहीं मुझे कहीं मिली। तो कंडोनेशन इज द एक्ट ऑफ पैराडोनिंग और ओवरलुकिंग ए फॉल्ट और ऑफेंस, यानी वो जो टाइम पीरियड है वो ऑफेंस है, उसको इग्नोर किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, तो उसको हम कंडोनेशन बेसिकली कह रहे हैं।
और बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिए कि भाई इसको आपने एग्जम्पशन के साथ या टैक्स क्रेडिट या एक्सपेंडिचर या डिडक्टेबल अलाउंस के साथ मिक्स नहीं करना, ये एक अलग चीज है। नंबर 2, हु, व्हेन एंड हाउ, ये मैंने खुद ही से अपने पास से एक बनाया। हर एक में मैंने ये बनाया होता है कि कौन, कब और कैसे। वो कौन बंदा होगा जो कंडोनेशन अप्लाई कर सकता है, कब कर सकता है और कैसे कर सकता है। सो पहला क्वेश्चन, आप अगर जब इसको देखेंगे तो जब 214 ये सेक्शन आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आगे आ रहा है वो भी कि टैक्स पेयर, टैक्स डिपार्टमेंट, FBR 214A में और एप्लीएट बॉडीज भी जहां रिक्वायर्ड होगा वो कंडोनेशन का जो बेसिस है उसको वो यूज कर सकते हैं। अब क्यों, देखें टैक्स पेयर कहता है जी, अगर मैं सिंपल कर दूं कि जी मैंने अपील फाइल करनी है या रेफरेंस फाइल करना है, मैं वक्त पे फाइल नहीं कर सका, तो क्या लॉ आपको इस चीज की परमिशन देता है कि आप कंडोनेशन अप्लाई करें? नंबर 1। दूसरा, फिर वो अथॉरिटी जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं या एप्लीएट बॉडी, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर रही है कि जी आपकी ग्राउंड्स रीजनेबल है? तब आपके जाके राइट ऑफ अपील आपका रिवाइव होगा। राइट ऑफ अपील आपके पास अवेलेबल है रिस्पेक्टिव सेक्शन के अंदर। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई है, रिफंड कम हो गया है, तो आप अपनी ओब्वियसली अपील में जा सकते हैं, सेक्शंस के अलावा जो मेंशन्ड है रिस्पेक्टिव सेक्शंस के अंदर, अपील वाले जो या रेफरेंस वाले हैं। लेकिन एक जनरल, एक जो कंप्रीहेंसिव है वो ये है कि जहां आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए या रिफंड कम हो जाए वहां भी आप अपील फाइल कर सकते हैं। या मेरा राइट ओब्वियसली जब आपने मेरी लायबिलिटी बढ़ा दी है अपीलेबल तो वो बन गया। अब टाइम ड्यूरेशन वो 30 डेज वाला आपको मेंशन किया गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ जगहों पे ये जो टाइम आपका जो भी 30 डेज है या असेसमेंट की पावर वाला वो टाइम 120 दिन, 180 दिन, 210 जो भी स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है, या 5 साल वाला फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो है, तो कुछ जगहों पे ये मैंडेटरी है और कुछ जगहों पे ये डायरेक्टरी। ये पॉइंट नोट करने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां नेगेटरी लैंग्वेज यूज होगी जिसने असेसमेंट करनी है तो वहां मैंडेटरी है। अब एप्लीएट बॉडी को आप अगर आप ये कहें, जैसे अभी अगर आपको याद हो तो रिसेंट जो आपका जो बजट आया था या सप्लीमेंट्री जो बाद में आए थे, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि ट्राइब्यूनल को भी, जजेस को भी बाउंड कर दिया कि अब जो पेंडिंग केसेस है उसका 180 दिन में आपने फैसला करना है और जो नया केस आपके पास आएगा वो 90 दिन के अंदर आपने उसका फैसला करना है। और अगर आप 90 दिन में फैसला ना कर सके तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से आपको कंडोनेशन लेनी पड़ेगी कि जी मैं फर्दर 90 डेज मुझे दे दिए जाए ताकि मैं इसका फैसला कर लूं। तो क्या जज इंडिपेंडेंट रहेगा ये करने के बाद? ये किस तरह का जज है जो आपसे आके पूछ रहा है कि जी मुझे इतने लोड ऑफ वर्क में मुझे आप टाइम दे दें? जज मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। अभी तो सर्कुलर जो चीजें उन पे बाइंडिंग नहीं होती, वो किसी चीज को, वो उनकी अपनी एक, जज क्यों है फिर? नाम क्यों जज है उसका? उसने खुद जज करना है। इस केस में मैंने इसको फेवर देनी भी है कि नहीं देनी है? तो लिमिटेशन तो लग गई है, लेकिन मुझे ये क्या कहते हैं वो हजम नहीं हो रही कि यार एक जज को भी आप उसको क्यों आप वो आपसे परमिशन मांगे। वो रीजन रिकॉर्ड कर रहे हैं राइटिंग में कि प्रेशर ऑफ वर्क था, लोड ऑफ वर्क था, हम नहीं कर सके, तो फर्दर 90 डेज के अंदर मैं इसका फैसला कर देता हूँ। क्या इतना भी नहीं वो एम्पावर उसके पास है कि वो उसको यूज कर सके? बहरहाल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑलवेज होता है। कब करना जी? अच्छा, ये भी एक सवाल है कब। अगर मेरा ये भी एक सवाल था कि अगर मैं सोच रहा था कि अगर क्या मुझे हर केस में मुझे कंडोनेशन चाहिए होगी? भाई अगर आपको लगता है कि अमाउंट बड़ी टोकन सी है, उससे कोई मटीरियल इफेक्ट नहीं आ रहा और आप उसकी एडजस्टमेंट करके या पेमेंट करके जान छुड़ा लें, ये भी हो सकता। जरूरी तो नहीं कि हर केस में आप कंडोनेशन अप्लाई करें। अगर आपको लगता है, जैसे एमनेस्टी, अगर आपको याद हो ये एक पॉइंट वहां भी आया था, काफी लोग जब एमनेस्टी आई वो जी वो प्रॉपर्टियां ले जाएंगे, कॉन्फिस्केट हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, FBR हमसे प्रॉपर्टियां ले जाएगा, अगर डिक्लेयर ना की तो बड़े मिसाइल क्रिएट होंगे। तो अक्सर लोग बीच में वो लोग आ गए जिनको विरासत में और गिफ्ट में चीज मिली हुई थी, उन्होंने भी एमनेस्टियां अवेल कर ली। तो भाई तुम्हें क्या जरूरत थी? तुम अपनी वेल्थ रिवाइज करो, जान छोड़ा। और लोगों ने पता नहीं कितने लाखों रुपए जमा करा दिए और अंडर प्रेशर हो गए कि शायद वो ले ना जाए। ओ भाई तुमने विरासत में क्या, ये वही क्वेश्चन है जो उधर भी हुआ था, क्या हर केस में एमनेस्टी लेनी है? तो पहले इसी तरह क्या हर केस में कंडोनेशन चाहिए? ये आप चेक करें बीइंग एज लीगल फर्टर्निटी कि आपको इसमें ज़रूरत है कि नहीं है। अगर ज़रूरत ही नहीं है, जैसे याद हो तो पिछली सेमिनार में या उससे पिछले में एक सवाल हुआ था कि अगर एक बंदे को नोटिस आया हुआ है 147 का और वो रिटर्न फाइल कर देता है और उस नोटिस का जवाब नहीं देता तो उसका क्या बनेगा? तो मैंने कहा यार उसका जवाब दे दो, आप लिख दो कि लायबिलिटी मैंने ऑलरेडी मीट कर दी हुई है, ये मैं आपको उसकी कंप्लायंस कर देता हूँ, बात खत्म होगी।
कि कहीं रेट में या लंबे चौड़े चक्कर में जड़ने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगी तब आप जाएंगे, अदरवाइज अगर तो वो डिमांड क्रिएट कर दे आपके अगेंस्ट, इवन अदरवाइज वो कहते हैं जी हम नहीं मानते, आपने कैलकुलेशन ही गलत की है या आपकी लायबिलिटी पूरी नहीं आपने पे की, ये जनाब 20 लाख रुपए आप जमा कराएं, तो फिर तो आप रिटर्न की बेस पे तो नहीं जाएंगे, आप फिर जाएंगे ओबियसली अपील में जाएंगे। फिर आप इसी तरह एमनेस्टी की तरह अपील फाइल करने से पहले या कंडोनेशन लेने से पहले ये चेक कर ले क्या आपको रिक्वायर्ड है, क्या इसका कोई फायदा होगा या खाली फीसें जमा करानी और धक्के खाने वहां जाके। तो अगर जरूरत नहीं है तो थैंक यू वेरी मच यार, पैसे अगर फर्ज करें 50,000 की डिमांड है, अज्यूम कर रहा हूं मैं, और वो बनती भी है। अच्छा एमनेस्टी एक और भी चीज है, कंडोनेशन लेने के बाद होगा क्या, आपके पास कोई ऐसी ग्राउंड्स हैं जिस बेस पे अगर मैं आपको राइट दे दूं तो आप लड़ेंगे, पता लगेगा जी डिमांड फिर भी जमा करानी है, तो कंडोनेशन लेने क्या करने कहे थे फिर आप, चलो जी देता हूं मैं आपको कंडोनेशन, मुझे बताएं आपके पास कुछ कहने को है, ये डिमांड जो आपने रेज की है, आप लेट आए हैं ना, तो आपके पास कुछ जवाब है ना जमा कराने का, जी नहीं ये तो बनता है, तो अल्लाह के बंदे जमा करा दे, फिर लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तो कोई चीज करने से पहले ये देखना होता है कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। जी कंडोनेशन मुझे मिल गई है, अच्छा अब करना क्या है, इज इट बेनिफिशियल फॉर द टैक्स पेयर और नॉट, एट विच कॉस्ट इट विल बी टेकन। तो ये सारे फैक्टर्स करने से पहले आप देख लें कि जरूरत है, बिल्कुल ठीक है, जहां जरूरत है बिल्कुल लें, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, प्रेसिडेंट रिव्यू तक, एफटीओ, जहां आपको जाना पड़े आप वो फोरम जरूर यूज करें, बट कब, जब जरूरी हो, जब जरूरी नहीं है तो खाम खाई आप बैल मुझे मार, अपने आप को भी मुसीबत में, आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। तो परेशान ना करें उसे को भाई ये जमा कराओ घर जाओ, बाद में कुछ नहीं होना, फीसें जमा कराओगे फायदा कोई नहीं है। अब एक तो लॉ अलाउ करें, दूसरा आपको चाहिए हो, और तीसरा फिर वो आगे से एक्सेप्ट करें। हाउ करना है, ओबियसली आपको तरीका बताया जाएगा कि आप जब अपील फाइल करते हैं उसके साथ ही आपने कंडोनेशन भी साथ ही रखनी, क्योंकि अगर कंडोनेशन के बगैर अगर आपने अपील फाइल कर दी तो उन्होंने कहना जी आपने तो आर्गूमेंट्स तो दूर की बात है रीजनेबल, आपने कंडोनेशन अप्लाई तक नहीं की। ऐसे भी केस हुए जिसमें कंडोनेशन अप्लाई नहीं हुई, तो फिर क्या हुआ, राइट ऑफ अपील आपका ऑब्वियसली अगर आप करते अप्लाई और वो रिजेक्ट होता तो आप आगे जा सकते हैं, वो अपनी आपके पास पावर अवेलेबल है, आप लिटिगेशन है जहां तक राइट ऑफ अपील एवरीवन। अच्छा जिस तरह आप रखते हैं उसी तरह टैक्स डिपार्टमेंट भी रखता है, आपका रिफंड क्रिएट हो गया, बाद में पता चला यार रिफंड में मसाइल है, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट या अमेंडमेंट 122(5)(a) में चला गया एडिशनल कमिश्नर के थ्रू, तो वो भी हो सकता है। जिस तरह आप जा सकते हैं कंडोनेशन में उसी तरह डिपार्टमेंट भी जा सकता है, ऑब्वियसली वो ट्रिब्यूनल में जाएगा या पहला जो वो फैसला कर रहा है उसकी भी वो कमिश्नर से कंडोनेशन ले सकते हैं। सो जिस तरह आपको जरूरत है टैक्स पेयर को उनको भी हो सकती है। अच्छा जी अब आ जाएगा जी कमिश्नर अपील के पास जो पहली अपील है, पहले तो आप ये चेक करें कि क्या आपकी डिमांड जो है, पहला मेन अपील आपकी लाई कहां पे करती है। अगर आपकी डिमांड 10 मिलियन वैल्यू ऑफ असेसमेंट है, इसके अंदर वर्ड जो यूज हुआ होगा 10 मिलियन इनकम टैक्स के लिए है, 5 मिलियन से अगर अंदर है तो वो सेल टैक्स में है, इधर 10 है, इधर 20 है, इधर 10 है और एफईडी के अंदर 5 मिलियन, उसके अंदर तक आप कमिश्नर अपील के पास है। ऊपर जाएंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल के अंदर, और आपको ये पता है कि अब एक एप्लीएट फॉरम फैक्ट का वो खत्म हो चुका है, या तो आप कमिश्नर अपील के पास है या ट्रिब्यूनल में है। अब पहले क्या होता था, पहले कमिश्नर अपील आता था फिर ट्रिब्यूनल आता था, अब ऐसे नहीं है। अब अगर आप कमिश्नर अपील के पास गए तो ट्रिब्यूनल खत्म हो गया, ट्रिब्यूनल के पास गए तो कमिश्नर अपील खत्म हो गया, फिर आप डायरेक्ट ऊपर हाई कोर्ट के पास जाएंगे। सो ये फिर पॉइंट, अब इसमें क्रक्स क्या है, क्या आपकी मेन अपील किसके पास है, नंबर 1। नंबर 2 अब वही पॉइंट है, क्या आपके पास वर्ड है इफ, रेड मैंने इसलिए किया, एक तरफ मैंने रखा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और दूसरी तरफ सेल टैक्स से आगे जाके एफईडी भी जहां इंपॉर्टेंट हुआ मैंने डाल दिया। कमिश्नर अपील दोनों तरफ ये सेक्शन है, 127(6) है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का और 45B सबसेक्शन 1 है आपका सेल टैक्स का, ये दोनों पैरेलल मैंने साथ रख दिए। पॉइंट इन सब में एक ही है कि अगर इफ दी कमिश्नर अपील इज सेटिस्फाइड, ये रेड वाला पढ़ लो पहले कॉलम में, दैट द एप्लीकेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम लॉजिंग द अपील विद इन दैट पीरियड। अगर 30 डेज के अंदर, क्योंकि दोनों तरफ 30 डेज है, 30 दिन के अंदर आपने आना था, आपने अप्लाई करना है, उसने इसको चेक करना है कि भाई क्या इस बंदे को, क्या हम ये रीजनेबल ग्राउंड समझ के तो फर्दर टाइम अलाउ कर दें कि ये अपनी मेन अपील के अंदर हेयरिंग कर सके। अगर तो अलाउ हो गया तो गुड इनफ, आप मेन अपील में आ जाइएगा, हेयरिंग हो जाएगी आपकी, वो इसके साथ ही होगी, अलग से नहीं होगी, एक ही के अंदर कंडोनेशन भी और साथ मेन अपील करना। या अगर आप अलग भी कर देंगे तो मेन अपील भी ऑब्वियसली साथ, फिर आप 1-2 दिन बाद, वैसे बेहतर ये एक ही दिन में कर दें ज़्यादा बेहतर है। अगर आप समझते हैं बहुत ज़्यादा लंबा काम है तो कंडोनेशन के बाद फिर मेन अपील अलग से आप फाइल कर दें।
ये एक तो पहला आ गया। लेकिन पॉइंट सब में एक ही चलेगा, वो है सफिशिएंट कॉज जो है, रीजनेबल कॉज, पल्सेबल एक्सप्लेनेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप किधर थे भाई ये जो बाकी दिन थे। अच्छा, अब वो ये प्रिंसिपल आगे जो मैं जजमेंट साहब को कोट करूंगा उसमें भी हेल्ड हो चुका है कि आपने रीजनेबल एक्सक्यूज के बगैर नहीं आना, जस्टिफिकेशन के बगैर नहीं। अच्छा, मैं कुछ पॉइंट्स आगे ये हैं जी, कुछ एग्जांपल्स जो मैंने डिस्कस की और अपने पास से जो बनाई हैं कि सफिशिएंट कॉज ऑफ कंडोनेशन क्या हो सकता है। नंबर 1, नो सर्विस ऑफ ऑर्डर टू द टैक्स पेयर। मैं नोटिस की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाना होता है, नोटिस के अगेंस्ट नहीं आप जाते। रही बात नोटिस की, अगर वो सर्विस नहीं हुआ तो जब आपको राइट ऑफ अपील मिलेगा तो फिर नोटिस को भी आप चैलेंज कर लें कि वो भी वैलिड बेसिस पे आपको मिला नहीं या जो भी है। दूसरा, मैनुअल सर्विस ऑफ ऑर्डर मेड टू इररेलेवेंट पर्सन। टीसीएस तो गया, रजिस्टर्ड पोस्ट भी गया, लेकिन वो रिसीव किसी और बंदे ने कर लिया। अब आप सोचें कि जिस बंदे ने अपील करनी है उसको ही अगर नहीं पता तो वो कैसे उसका टाइम शुरू होगा 30 डेज का। तीसरा, टैक्स पेयर आउट ऑफ पाकिस्तान। एक केस हमारा था, वो था प्रोविजनल असेसमेंट वाला। उसको क्या हुआ कि उसका एफटीआर का केस उन्होंने नोटिस दिया एनटीआर का और उसकी असेसमेंट कर दी एनटीआर के अंदर, और वो एनटीआर जो था वो फाइनलिटी ऑब्टेन कर गया टू दी एक्सटेंट ऑफ के जी उनके बिहाफ पे। फाइनलिटी दो तरह की होती है, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स टैक्स पेयर एंड टैक्स डिपार्टमेंट। एक होता है सिर्फ टैक्स पेयर के बिहाफ। अच्छा, वो अपीलेबल नहीं था उस वक्त, प्रोविजन असेसमेंट के स्पेसिफाइड डेज से वो भी गुजर गए। अब परेशान हो गए भाई अब करना क्या है। अच्छा, जब उसको बारीकी से देखा गया, वो आप लोगों में से ही कोई वकील थे माशाल्लाह, कॉम्पिटेंट थे उस वक्त, उन्होंने फिर पॉइंट ये पकड़ा कि जनाब बात ये है कि इसका जो नोटिस था ना बेसिकली, या ऑर्डर बेसिकली, वो तो टैक्स पेयर को सर्विस ही नहीं हुआ। तो जब मुझे सर्विस ही नहीं हुआ तो मेरे 30 डेज का टाइम या राइट ऑफ अपील मेरा आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा जी आपने कैसे पता किया कि आपको सर्विस नहीं हुआ। एफिडेविट दिया, पासपोर्ट की कॉपी दिखाई, वो बंदा पाकिस्तान में था ही नहीं, और उल्टा उन्होंने क्या किया कि उसके एम्प्लॉयर को सर्विस करवा दी। तो वो उसको सर्विस की बेस पे, ये वाला जब आउट ऑफ पाकिस्तान था उस बेस पे उसको उन्होंने रिलीफ ग्रांट कर दिया कि जी बिल्कुल ठीक है, चूंकि ये पहला जो लीगल पॉइंट है पूरा ही नहीं हुआ, आपको सर्विस ही नहीं हुआ, तो आपका तो जो ऑर्डर आपके अगेंस्ट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा और रिटर्न उसकी वापस जो फाइनल डिस्चार्ज वाली थी वो वापस आ गई। पॉइंट ऑफ फैक्ट पे वो हार गया था, पॉइंट ऑफ लॉ पे वो जीत के बाहर आ गया। डी है जी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया है, डिसेबिलिटी हो गई है, डेथ और क्लोजर ऑफ एक्टिविटीज इन पाकिस्तान है। ई ओनली ऑनलाइन सर्विस दैट वाज नॉट इन द नॉलेज ऑफ द टैक्स पेयर। अगर ऑनलाइन आपको पता है कि आपको आ गया और फिर ऑब्वियसली फिर आप अगर आप कहेंगे मुझे नहीं पता था तो आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे हैं, उस सूरत में हो सकता है आपका जो कंडोनेशन है वो रिजेक्ट हो जाए। अगर ये साबित हो गया जी आपको सर्विस हुई थी किसी भी तरीके से, इधर से या उधर से, वैसे तो लॉ ये कहता है तमाम प्रोसीजर एग्जॉस्ट होने चाहिए, ऑनलाइन भी जाना चाहिए, फिजिकल और मैनुअल दोनों तरफ से इसको भेजना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अब केस टू केस बेसिस पे, आखिरी अब जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्दर फैक्ट्स विल बी थ्रेश्ड ऑन केस टू केस बेसिस। है ना, आपने कहा जी मुझे ऑनलाइन मुझे नहीं मिला जी, जबकि जब चेक किया गया तो पता लगा पिछली सारी कंप्लायंस आप ऑनलाइन करके आए हैं, तो वो कैसे मिल गए थे? क्यों ना मैं अज्यूम करूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, किधर थे आप उस वक्त? तो आप सिर्फ राइट अप इंटैक्ट करने के लिए अब ये ट्रेस करना पड़ेगा केस टू केस बेसिस पे कि क्या ये केस कंडोनेशन के लिए फिट केस है कि नहीं है। असल में बात ये हो रही, और कोई बात नहीं। अगर जेन्युइन है तो बिल्कुल मिलना चाहिए, नॉन जेन्युइन है तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन सर बाद में इंशाल्लाह ताला वो आपके, क्योंकि अभी मैं ज़रा फ्लो में हूँ, मैं चाहता हूँ मैं एक दफ़ा आप लोगों से कर लूँ, तो फिर आप ज़रूर करें क्वेश्चन केस टू केस। ये ना आप जितनी भी स्टडी करेंगे ना, मैं वापस आता हूँ, ये बार बार एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा मैं कह चुका हूँ, किसी भी एक केस का प्रिंसिपल आप तमाम लोगों पे इक्वल फुटिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपको हर केस को इंडिपेंडेंटली उसके फैक्ट्स को
कंप्लायंस को, लीगल चीज़ को थ्रेश करना पड़ेगा, तब अब जाके सही कंक्लूजन पे पहुंच सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी होगा। मैं मानता हूँ लीगल पॉइंट पहले आएगा, लेकिन कई दफ़ा फैक्ट्स के बगैर लीगल भी नहीं सामने आता। अगर आपको पता ही नहीं कि डिफ़ॉल्ट क्या हुआ है, तो लॉ कैसे बीच में से बाहर आ जाएगा? कौन सा सेक्शन इन्वोक होगा? भाई क्या करने आए आप मेरे पास, क्यों आए आप मेरे पास? तो ये बड़ा ज़रूरी होगा केस टू केस बेसिस पे। बहरहाल ये पहला कमिश्नर अपील है जी, मैंने आपको 127(6) और 45B(1) दे दिया जो सेल टैक्स का है। जब आप आगे जाएंगे, इसी तरह मैंने ATIR का बनाया, 131 सबसेक्शन 4 है, और उधर 46 सबसेक्शन 1 है सेल टैक्स का, और FD का 34 सबसेक्शन 3 है। ये मटेरियल सारा आपको मिल जाएगा। पॉइंट फिर वही कॉमन है कि ट्रिब्यूनल भी कहता है, अगर पर्सन प्रेफरिंग एन अपील क्या करता है, सफिशिएंट कॉज देगा कि वो क्यों देर से आया मेरे पास। पॉइंट वही है सबके अंदर। अच्छा चले, कुछ जगहों पे वो, जैसे आपको पता है सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग सेल टैक्स में एक्सक्लूडेड है, वो चीफ कमिश्नर के पास है, उसके अगेंस्ट फिर आप आगे अपील में जा सकते हैं। तो क्या ऑर्डर अपीलेबल है? फिर कंडोनेशन अप्लाई करनी है, किसने करनी है, किसको करनी है और कब करनी है। अच्छा, इसी तरह मैं आगे गया, ये हाई कोर्ट वाला, इसमें ओबियसली मुझे जो अपने उस्तादों की काफ़ी मदद हर जगह पे ही होती है। खैर यहाँ पे फिर मैंने जब कंसल्ट किया तो मुझे सेक्शन 5 ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है, जो आपका 1908 सॉरी है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा, पॉइंट फिर वही है, अगर आप हाई कोर्ट में रिवीजन के लिए, ऊपर लिखा हुआ है, एनी अपील और एप्लीकेशन फॉर रिवीजन, रिव्यू और फॉर लीव टू अपील और एनी अदर एप्लीकेशन टू विच दिस सेक्शन में मेड एप्लीकेबल, नीचे क्या है, व्हेन द एप्लीकेंट और एप्लीकेंट सेटिस्फाइज द कोर्ट दैट ही हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील और मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन सच टाइम रीजनेबल बेस। वो घूम के उधर ही लेके आ रहा है आपको। कॉमन पॉइंट सबके अंदर यही चल रहा है, किधर थे आप उन दिनों में जनाब, क्यों दूँ आपको मैं कंडोनेशन। चले, प्लस इधर जो आपका सेल टैक्स का 47 सबसेक्शन 2 है और FD का 34A है, जो रेफरेंस दे रहा है कि जो इनकम टैक्स के अंदर 133 कहता है वही आपने यूज़ करना है, और वो सेम हो गया। फिर आ गया सुप्रीम कोर्ट। इसमें मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ गई, क्योंकि इसमें वो डायरेक्टली कुछ चीज़, पहले तो मैं ढूंढते पहले तो मैं पहुंचा कि जनाब मुझे पता लगे कि आप आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट में आप रेफरेंस दे सकते हैं। वो नीचे मैंने दिया हुआ B 185 है जी आर्टिकल आपका, जो आपको एम्पावर करता है टैक्स पेयर को कि वो अंडर आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो अपना रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है। ये पहला स्टेप था। दूसरा मेरा सवाल था कंडोनेशन के लिए आर्टिकल या रूल किधर है, वो मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले मैं इंडियन लॉ के अंदर चला गया, फिर मैंने कहा मैं तो पाकिस्तान में हूँ, ये कहाँ से आ गया। उनका भी यही 1908 का ही है, वो इंडिया है, ये पाकिस्तान है, लेकिन उनका ज़रा सिंपल था, वो कंडोनेशन लिखेंगे तो वो आ जाता है। इसमें मुझे सारा पढ़ना पड़ गया, तो इसमें 148 रूल है जी आपका फर्स्ट शेड्यूल का, जो ये बताता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कंडोनेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन अदरवाइज कोर्ट्स हैविंग द इनहेरेंट पावर्स कि वो किसी भी केस में फॉर द पर्पज ऑफ नेचुरल जस्टिस वो कोई भी चीज़ जो है उस पर अपनी एम्पावरमेंट वो रखते हैं। सो उनको अभी तक हाई कोर्ट, और मैंने सवाल ये रेज़ किया क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर अपने टाइम के अंदर डिसीजन ना कर सके तो क्या होगा, देखिए बात यह, इसमें बड़ी जजमेंट्स पहले आ चुकी हैं। वो ये है कि आप जजेस के ऊपर लिमिटेशंस नहीं अप्लाई कर सकते। पहला नंबर 1 जो मुझे समझ आता है, एक वो पार्टी नहीं है इसके अंदर, आल्दो ट्रिब्यूनल के अंदर आपने लिमिटेशन लगा दी है उसके ऊपर, जज मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। दूसरा, इसका कॉन्सिक्वेंस कोई नहीं है, पेनल्टी क्या है भाई, नहीं किया भाई, प्रेशर ऑफ वर्क है, इतना काम ज्यादा है, लोग भाई लाइन में लगे हुए हैं, आप कहते दिनों में फैसले कर दे, नहीं हो रहे भाई, हमने कंक्लूजन पे पहुंचना है, वो रीजनेबल, वो इन राइटिंग में लिख के कि जी इस वजह से हमने वक्त पे नहीं किया, हम टाइम इसका जो है आगे एक्सटेंड कर रहे हैं फर्दर। और इस पे जजमेंट्स आ चुकी हैं कि आप एप्लीएट बॉडी पे जो टाइम है ये उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्टरी है।
लेकिन ट्रिब्यूनल के अंदर अब चूंकि अप्रूवल आ गई है, वो अब मैंडेटरी बन जाएगा। अब एक जज जो है वो टाइम मांगे, दूसरे वाला इंडिपेंडेंट हो गया। चले आगे चलते हैं। ये आ गया जी 214 एफबीआर के पास भी जी अब पावर है। ये आपको याद होगा जब एक ऑर्डर आया था तो उसके अंदर ये हुआ था कि इस डेट तक इनके जो ऑडिट्स हैं मुकम्मल कर लें। फिर उसमें एफबीआर ने खुद ही से डेट एक्सटेंड कर दी। उस पर एक जजमेंट आ गई कि भाई नहीं, आप खुद से नहीं डेट एक्सटेंड कर सकते। उस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए 214A के अंदर उन्होंने डाल दिया है कि एफबीआर किसी भी केस में जहां एम्पावरमेंट उसने खुद लेनी है या दूसरे को देनी है, वो बिफोर देखिए, बिफोर से टाइम एक्सपायरी से पहले तो एक्सटेंशन होगी, वो कंडोनेशन नहीं होती। एक्सपायरी के बाद वाला उन्होंने दोनों कवर कर लिया, बिफोर हो या आफ्टर हो, दोनों। एक्सटेंशन भी हम दे सकते हैं, ऊपर हेडिंग लेकिन चल रही है कंडोनेशन का। सो एफबीआर के पास ये पावर है कि वो 214A में और उधर 74 पैरेलल सेक्शन है कि वो किसी भी एक्ट को जो कि उसका टाइम एक्सपायर हो गया हो तो वो अपने ऑफिशियल्स को उसको नोटिफिकेशन करेंगे ऑफिशियल गजट में, पावर डेलीगेशन की भी और अदरवाइज भी वो करके तो वो क्या कर सकते हैं, वो कंडोनेशन दे सकते हैं उस एक्ट के लिए। ये जी अब जजमेंट्स आ गई जो मैंने कहा अब इसमें कुछ जजमेंट्स जरा रेलिवेंट वो निकाल लें, जिसमें फिर वापस वही ढूंढना पड़ा। तो पहली ये तकरीबन 12 जजमेंट्स हैं जी जो मैंने कोशिश की कि इससे कनेक्टेड जो है वो आपके साथ शेयर कर लें। पहला जो है, राइट ऑफ अपील इज ए क्रिएचर ऑफ स्टैचू। ये आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। 127, 133, 134 जो भी सेक्शंस आपके रेलिवेंट है अपील के, वो राइट ऑफ अपील आपको देगा लॉ, तो आप लेंगे। सेल्फ पर्पज जैसे एग्जम्पशन जो होती है ना, आप अपनी मर्जी से नहीं क्लेम कर सकते। अगर लॉ आपको देगा तो आप क्लेम करेंगे। अगर वो दे ही नहीं रहा, आप कहें जी आज एक बंदा कहे जी सैलरी मेरी एग्जम्प्ट हो गई, भाई किस लिए, कौन सा क्लॉज, कौन सा सेक्शन, कौन सा रूल, कौन सा कानून, भाई कहाँ से लेकर आए हो? सेल्फ मेड नहीं है भाई ये। तो राइट ऑफ अपील उसी तरह ही है जैसे राइट ऑफ एग्जम्पशन है। अगर वो आपको देंगे तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। नंबर 2, लीगल इशू टू बी डिसाइडेड फर्स्ट। इस पे बात हो चुकी है आपसे सामने, मैंने आपके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रेफर कर दी है। इसके ऊपर ट्राइब्यूनल की है कि लीगल इशू टू बी डिसाइडेड फर्स्ट बिफोर द मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन ये हर जगह पे प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, केस टू केस बेसिस पे होगा। अब आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पॉइंट ऑफ फैक्ट और मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट सिर्फ सुनेंगे। सिर्फ फैक्ट के ऊपर आप जाएंगे तो वो नहीं सुनेंगे कि भाई ये मैटर ट्रिब्यूनल में है या कमीशन अपील, वहाँ चले जाएंगे, वो सुनेंगे भी नहीं आपकी बात। मेरी काफ़ी बहस हुई अपने दोस्तों के साथ, उसने कहा जी आपके पॉइंट बहुत अच्छे हैं पर हम मान नहीं सकते, हमारा फॉरम नहीं है ये। आपकी हम क्या कहते हैं नॉलेज की और आपकी जज्बात की कदर करते हैं, आप बड़ा अच्छा है, बट ये हमारे लिए नहीं है। आप लॉ के ऊपर आए, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास इतना काम की बात करें और साइड पे हो जाए। तीसरा पॉइंट है जी, हायर कोर्ट्स कैन नॉट एंटरटेन, ये वही है जो मैं अभी आपको कह रहा था, एप्लीकेशन फॉर द कंडोनेशन ऑफ डिले इफ इट वाज नॉट फाइल्ड बिफोर द ओरिजिनल अथॉरिटी। अगर आप चाहते हैं जी मुझे कंडोनेशन मिल जाए, तो क्या आपने कमिश्नर अपील या ट्राइब्यूनल या जिसके पास आपकी ओरिजिनल अपील लाई करती थी या रेफरेंस था, उसको कंडोनेशन दिया था? अब सीधे उठा के ऊपर चले जाते, सीधा नहीं, आप डायरेक्ट नहीं आ सकते भाई। पहले आप उस अथॉरिटी के पास जाएंगे जो सीक्वेंस के अंदर आ रहा है। अगर वो डिनाइल करेगा, जैसे कमिश्नर अपील डिनाइल कर देता है या ट्रिब्यूनल डिनाइल कर देता है, तो ठीक है, आप हाई कोर्ट में चले जाए, फिर आपका राइट इंटैक्ट होगा। ये असल में उसके ऊपर था। चौथा देखिए उसी पे, ऑर्डर रिफ्यूजिंग कंडोनेशन इज एन अपीलेबल ऑर्डर। ये भी आ गया इसके सामने, इसमें जजमेंट रेफर्ड है। पांचवा जी मेरे पास टाइम, ये वो है बेसिकली अटेस्टेड कॉपी जब आप लेते हैं, जब आपको ऑर्डर नहीं मिला होता, तो वो टाइम भी अटेस्टेड कॉपी लेने तक का जो टाइम है वो भी ऑटोमेटिकली मेरा टाइम तब शुरू होगा। मसलन मैंने आज अप्लाई की अटेस्टेड कॉपी के लिए, मुझे 4 दिन बाद अटेस्टेड कॉपी मिली, तो क्या अब ये जो 4 दिन है इसका क्या करना है? ये भी ऑब्वियसली बीच में से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे उन 30 डेज के लिए जो मुझे लिजिटिमेटली मिलना चाहिए था। ये उसके ऊपर है। टाइम रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपी शुड बी एक्सक्लूडेड
इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन सर्टिफाइड कॉपी मीनिंग ऑफ। नंबर 6 है जी, लिमिटेशन स्टार्ट्स विद सर्विस ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज टू बी फाइल्ड। कब शुरू होगा? जब उसको सर्विस हो जाएगी। अब चाहे ऑनलाइन है, मैनुअल है, दोनों है, जब उसको सर्विस हो गई, जब उसकी नॉलेज में आ गया, तो टाइम जो 30 डेज का होगा वो वहां से स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन अब इस केस में क्या हुआ, एक बंदे ने उसने कहा जी पिटीशन उन्होंने बार्ड बाय टाइम है, बट नो एप्लीकेशन इवन हैज बीन फाइल्ड टू एक्सप्लेन द डिले एंड द ग्राउंड्स ऑन विच इट मे बी कंडोन। बंदे ने कंडोनेशन अप्लाई नहीं की, मतलब 40 दिन बाद उसने सीधा अप्लाई कर दिया, ले जी मेरी अपील आ गई आपके पास। अब उसको नहीं पता था कि 30 दिन इसके गुजर चुके हैं, तो कंडोनेशन अप्लाई करना चाहिए था साथ रीजनेबल एक्सक्यूज के साथ, वो नहीं गया। उन्होंने उसको फारग कर दिया कि भाई आप तो मेन अपील तो बाद में आएगा, पहले कंडोनेशन से क्लियरेंस लेकर आओ। अब फिर 8वां, ये जो मैंने आपको ग्राउंड्स बताए थे, डिले कैन नॉट बी कंडोन्ड विदाउट वैलिड रीजंस। ये सुप्रीम कोर्ट तक अब हैंड हो चुका हुआ है, एक एक दिन भी। ये अगला यही है, कंडोनेशन ऑफ डिले सफिशिएंट कॉज और पल्सेबल रीजन हैज टू बी स्टेटेड इन एप्लीकेशन एफिडेविट फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, ईच डे इज टू बी एक्सप्लेन्ड। उस जजमेंट में उन्होंने बताया भाई एक एक दिन आप मुझे एक्सप्लेन करें, आप किधर से, क्यों ना मैं समझूं कि आप नॉन सीरियस है, आप कानून को मजाक बनाया हुआ, दिल किया आगे तो दिल किया ना आए। तो भाई अब चूंकि तुम आदि मुजरिम हो, तुम डिफॉल्ट के साथ तुम्हारी कंडोनेशन बनती नहीं है, अब तुम जाकर पेमेंट जमा करो। अब ये डिमांड तुम्हारे अगेंस्ट फाइनल है क्योंकि तुमने वक्त पे अपना राइट एक्सरसाइज नहीं किया। अब कंप्लायंस ऑफ लॉ की अनदर एग्जांपल आपके पास आ रहा है। अगर सिर्फ कंप्लायंस ऑफ लॉ तो ये पूरा टॉपिक हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन चूंकि केस टू केस चीज़ें बदल जाती हैं, हर तरह का केस होता है। एक आपके ऑनलाइन में एक ऑर्डर चला गया, आपको 3 साल बाद पता लगा कि ऑर्डर भी हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं बंदे के पास। वही ये कैसे हो गया, पता चला वो कंप्लीटली टास्क में चला गया और ईमेल कभी खोला ही नहीं, ऑनलाइन चेक ही नहीं हुआ कभी। फिर वही बात है, केस टू केस बेसिस पे चेक किया जाएगा। लो जी, बाकी आपके ये 3 पॉइंट्स हैं। आप जो अपील जो भी कंडोनेशन होगी ऑब्जेक्टिव उसके प्रायर उसके फैक्ट्स को देख के होगा। 11 नंबर है कंडोनेशन पीरियड, जो अब ये वही है जो मैंने आपको कहा था, इनेक्टमेंट के अंदर कोई कंडोनेशन नहीं हो सकती। इसको अमेंड, इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए 214A अमेंड कर दिया। बिफोर और आफ्टर उसके अंदर एफबीआर को पावर दी गई कि वो कंडोनेशन कर सकते हैं। और अक्सर प्रैक्टिस यही है कि जब भी टैक्स पेयर की फेवर में कोई जजमेंट आती है तो उधर से लॉ अमेंड हो जाता है। मुझे याद है कि सीएनजी स्टेशंस के लिए अभी भी कानून यही है, अगर किसी के पास, अब तो खैर सीएनजी बहुत थोड़े रह गए, जब सीएनजी फिलिंग स्टेशन की रिटर्न हम फाइल करते थे तो उसमें यह था कि सीएनजी गैस पे जो कटेगा फाइनल डिस्चार्ज है और बिजली पे जो टैक्स कटा 235 उसका रिफंड ले लें। जब ये हाईकोर्ट की जजमेंट आई उसको नलीफाई करने के लिए सेक्शन ही बीच में अमेंड हो गया। अब जब आप सीएनजी क्लिक करेंगे, जैसे ही आप बिजली का बीच में बिल डालेंगे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और कानून के अंदर उन्होंने लिख दिया कि सीएनजी वाला भी लेंगे और बिजली वाला भी आपसे लेंगे। 12 जी, आपके पास अगर यूएमएस के थ्रू सर्विस हुई है तो जिस दिन डिलीवरी आपके पास होगी, अब यूएमएस फर्ज करें किसी दूसरे बंदे को दे दिया, टीसीएस, यूएमएस या रजिस्टर्ड कोरियर इस चीज का प्रूफ नहीं होता कि ये डिलीवरी उस बंदे को हुई है जिसका मैटर अंडर लिटिगेशन है। ये मैं आपको बताता चलूं, अगर आप उसकी वो जो लिंक से जब शेयर करेंगे तो पता लगेगा, हाँ जी बताएं आपने डिलीवरी की किसको, उसकी रिसीविंग दिखाएं। पता लगा टैक्स पेयर था ए, डिलीवरी होगी बी को, जिसको कानून का पता ही नहीं। अब क्या होगा, क्या सिर्फ कोरियर कर देने से चीज डिलीवर हो जाती है? बिल्कुल नहीं है। जब तक उस बंदे को नहीं मिलेगी, इस पे भी जजमेंट्स है, तब तक उसका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। ये जी 12 पॉइंट्स है। नेक्स्ट आपका वो था जो सफिशिएंट कॉज वाला है। अब मैंने कोशिश की कि इसको सम अप करके आपके सामने तो शॉर्ट करके प्रेजेंट करूं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं कोशिश करूंगा अगर अभी जवाब उसको दे सकूं। जी, कोई क्वेश्चन हो आपका? जी, ये जो लास्ट पॉइंट आपने बताया है कि थ्रू कोरियर सर्विस अगर हुई, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2-2.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, तो
किसी गलत बंदे को या चौकीदार को बाय सिक्योरिटी गार्ड को होगी, प्रॉपर जहाँ पे जानी थी सीएफओ को वहाँ पे नहीं हुई, उनके तरफ नॉलेज नहीं आया। तो इस पे आपने फरमाया कि जी बिल्कुल आप प्ली ले ये कि जी देखे आपने उस बंदे से रिसीविंग भी तो लेनी है ना, फिर आप ऑल मोड एक्सरसाइज वो एग्जॉस्ट होने चाहिए सारे, ऑनलाइन भी और ये भी, ताकि एटलीस्ट उस बंदे को पता लगे कि ये मुझे सर्विस हो गई है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसके नॉलेज में ये नहीं था, खाली उस जगह पर डिलीवर कर देने से चीज़ नहीं पहुंच जाती, ठीक है। अगर उसका प्रॉपर डेस्क है जिसके ऊपर वाकई सारी चीज़ें आती हैं और उसको बता दिया गया कि भाई ये आया हुआ लेटर, फिर सिचुएशन ज़रा डिफरेंट होगी। वैसे जो जजमेंट आपने फरमाई है, कोई जजमेंट भी है इस पे कि अगर प्रॉपर सर्विस नहीं हुई तो? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। कोरियर के ऊपर भी मेरा ख्याल है 1-2 जजमेंट ऐसी हैं कि सिर्फ कोरियर कर देने से, जैसे ये पीछे मैंने आपको क्या दिखाया है कि उस दिन से होगा वेयर द रिकॉर्ड ऑफ द यूएमएस डज नॉट शो सर्विस ऑन टैक्स पेयर तो नहीं है ना वो। फिर वही बात है, केस टू केस बेसिस पे ये देखना पड़ेगा कि क्या ये वाकई जो टैक्स पेयर का रिप्रेजेंटेटिव या टैक्स पेयर है ये फैक्ट्स और रीजनेबल ग्राउंड्स की बेसिस पे आया है या सिर्फ स्टोरी बना के आ गया मेरे पास। अगर आप कहते हैं जी मुझे नहीं रिसीव हुआ तो आप स्ट्रेट अवे डिनाइल करेंगे। फिर आप डिपार्टमेंट को ये भी कह सकते हैं कि जो आपने डिलीवर किया उसकी रिसीविंग दिखाएं मुझे। मेरा एक ऐसे केस है, उन्होंने डिलीवर जरूर किया लेकिन वो बाहर सिक्योरिटी गार्ड को बस उसको गलत कर दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, आप प्लीज ले उसको, बड़ा अच्छा ग्राउंड आपका बनेगा सर। ये देखे ना आगे लिखी हुई है, ये भी है और एक आध मैं आपको और भी दे दूंगा, ये आपके काम आ जाएगी कि अगर टैक्स पेयर को सर्विस नहीं हुई तो लिमिटेशन फॉर अपील वुड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। ये आप सर सुप्रीम हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट तीनों जजमेंट साथ लगी हुई है, ये मटीरियल आप यूज कर लें, लेकिन अपने फैक्ट्स को थ्रैश करने के बाद कि वो इसके अंदर फिट बैठता हो। जी कोई और सवाल हो जी? सर आप कर रहे थे सवाल, मेरा ख्याल है मैंने जब कहा था कि हो गया कवर। बैठ जाएं आप, कोई नहीं, इजी हो गया। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सर्विस हो जाती है तो क्या ये समझा जाएगा कि टैक्स पे तो? देखिए अगर आप मोड ऑफ सर्विस चेक करें कि रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और कैसे है, तो वो टेक्निकली स्पीकिंग तो उसको होना चाहिए जिसका एंटी है ना बेसिकली। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नो पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव अब ज़रूर है, आप करें जाकर रिप्रेजेंटेशन। ऑनलाइन पे जब ऑनलाइन जब डाटा आता है तो आपका थोड़ी होता है, वो तो उस बंदे का होता है ना। अगर कल को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बीमार हो गया तो फिर क्या होगा? फिर आप टैक्स पेयर बनेंगे या लीगल रिप्रेजेंटेटिव? तो ये चीज़ें डिफरेंट है। वो उसका एक लिजिटिमेट राइट है कि उसने अपील करनी है, करोड़ों अरबों रुपए की डिमांड है। आप खाली एक बंदे को पकड़ा के तो इस तरह नहीं ना छोड़ सकते। तो बेहतर सबसे बेस्ट वे क्या है? कंप्लायंस करें, नहीं तो ओबियसली फिर रीजनेबल सफिशिएंट ग्राउंड्स आपके पास होने चाहिए कि ये मेरा राइट जो है मुझे दिया जाए, ताकि मैं मेन अपील के अंदर आके आर्गू कर सकूं। अगर कोई आर्गुएबल आपके पास पॉइंट्स हैं तो, अगर नहीं है तो मैं कहूँगा फिर कंडोनेशन फाइल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर डिमांड है ही है, लड़के भी उतना ही बनना है तो लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होना। फिर बेहतर यह है कि आप उसको जमा करा दें, एडजस्टमेंट करें, ख़त्म करें बात को। अगर हाँ ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लगता है कि जी ये टैक्स बनता ही नहीं है, मेरे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास लीगल पॉइंट्स हैं, पैरेलल केसेस हैं, तो फिर ज़रूर आप कंटेस्ट करें, अच्छी बात है। नहीं बनता तो ज़रूर कंटेस्ट करें। जी प्रोफाइल का जो एड्रेस होता है वो बाद में अपडेट नहीं होता, जिसकी वजह से वो गलत एड्रेस पे चला जाता है। जी तो अब ये डिपार्टमेंट की फेवर में जाएगा कि आपने तो प्रोफाइल का अपना एड्रेस ही नहीं अपडेट किया हुआ। उसको अपडेट किसने करना था? टैक्स पेयर ने। तो आपका जवाब मिल गया आपको। टैक्स पेयर को तो बेसिकली पता ही नहीं होता, जब एंटीएन बनता है ना जिससे भी बनवाता है तो जो भी एड्रेस उसमें मेंशन कर देता है, वो अक्सर इसमें टैक्स पेयर कहता है ये तो मेरा एड्रेस ही नहीं है, मैं तो इस एड्रेस को। तो फिर जब बनाया था उस वक्त एड्रेस सही वाला देना था ना। ये अब आपको अपने टैक्स पेयर को अपडेट करना पड़ेगा कि भाई अगर आप अपना एड्रेस या रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी चीज़ अगर कोई एम्बिग्यूटी है, उसमें प्रॉब्लम है, तो उसको प्रोफाइल को अपडेट कर ले अपने, ठीक है। वरना उन्होंने तो देखे, अगर मैं डिपार्टमेंट हूँ तो मैंने तो आपका ऑनलाइन जो आ रहा है प्रोफाइल, मैंने तो उसी को पकड़ना है ना। मुझे तो नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, मुझे तो नहीं पता आपका एड्रेस अमेंड हो चुका है, ये तो इतने टैक्स पेयर्स में कैसे पता लगेगा? तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द
टैक्स पेयर या उसके कंसल्टेंट के वो अपने जो एड्रेसेस हैं उसको अपडेट रखें। प्रीवियस केसेस में क्या होगा जिनमें ये फॉल्ट हो चुका हुआ टैक्स पेयर के बिहाफ पे, तो ये इसमें टैक्स पेयर की फेवर इसको मिल सकती है? कम चांस है, लेकिन आप आर्गू तो कर सकते हैं, बात तो करनी चाहिए कि जी ठीक है चला गया लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया और ना मुझे इसमें कोई फ़ायदा था। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें अल्टीमेट पावर तो फिर उस अथॉरिटी के पास होगी कि वो आपके इसको सफिशेंट ग्राउंड वो समझेगा, रीजनेबल बेसिस, तो फिर तो वो कंडोनेशन देगा। अदरवाइज आप अपने पास है कंडोनेशन नहीं एज्यूम कर सकते, ये मैं पहले बता दूं आपको। जी ऐसा ही है। कमिश्नर अपील जो है इसकी कोई टाइम लिमिट भी इन्होंने की है? किस चीज़ की? अपील्स की कि कितने दिनों में अपील जो है वो सुनेंगे, जैसे ट्रिब्यूनल की नहीं 30 आपने अप्लाई 30 डेज में करना है, वो तो तीनों में 30 हो गया। पहले 30, 60, 90 था, अब सब में 30 हो गया, ये तो हो गया। बाकी रही बात फैसले की तो उसमें टाइम लिमिटेशन दी हुई है उन्होंने, कमिश्नर अपील की भी दी हुई है। नहीं उसका टाइम मेरा ख्याल है ज़रा डिफरेंट है, वो ज़रा चेक कर लें, 120 दिन या कुछ इस तरह करके है। इसमें चूंकि कंडोनेशन है ना सिर्फ, ठीक है, ये तो सिर्फ जी बिल्कुल उसके अंदर उन्होंने लिमिटेशन जो है लगाई हुई है, लेकिन फिर वही बात है, इस पे जजमेंट्स आ चुकी हैं कि एप्लीएट बॉडी का जो टाइम है वो मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्टरी है, ठीक है। नहीं उसमें तो फिर देखें दो बातें मुख्तलिफ है ना, आपको भी चाहिए ना कि साथ साथ स्टे आप लेना, मेन अपील भी, क्योंकि उन्हें कहा जी मेरा स्टे एक्सपायर हो रहा है तो मेरी मेन अपील इसकी एक्सपायरी से पहले की डेट रखे ताकि रिकवरी ना करे डिपार्टमेंट, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी ना। नहीं उसमें भी इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, ये एक्सटेंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं वो। आप पहले स्टे पे आए ना कि जी मेरा स्टे पहले ऑनवर्ड मेरा रिन्यू करें इसको, वरना तो फिर इमीडिएटली मेरी हेयरिंग करें ताकि रिकवरी ना हो। एक और भी बात है, आप ना एक और यूज़ करें, अगर आप पहली अपील में है ना तो आप FBR का एक सर्कुलर है उसके मुताबिक अगर आप पहली अपील में गए हैं और अब मेन अपील फाइल हुई है तो डिपार्टमेंट जब तक पहली एप्लीएट बॉडी से आप गुजर नहीं जाते क्रॉसिंग मेजर नहीं यूज़ कर सकता। आप वो यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर वो नहीं दे रहे आपको तो आप वो वाला सर्कुलर यूज़ करके डिपार्टमेंट को उसको रोक सकते हैं। जी बिल्कुल जा सकते, मैंने कहा ना एप्लीएट बॉडी पे आप लिमिटेशन, वो आपको मजीद टाइम भी दे सकते हैं, इस पर भी जजमेंट्स आई हुई है, ठीक है। अब वो अगर नहीं देते तो ये वाला आप यूज़ कर लें उसको। जी और कोई आपका सवाल तो नहीं? नहीं अब इनकम टैक्स की तो ऑनलाइन ही है, साथ हार्ड कॉपी आप साथ ले जाइएगा, क्योंकि वो कॉपीज़ वो आपको मेन अपील और कंडोनेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो एक सेट उनको भी देना होता है। एक तो ये हो गया, दूसरा सेल टैक्स तो भी ऑनलाइन नहीं हुआ, वो मैनुअल है तो वो हार्ड कॉपी लेगा आपसे आगे। ओबियसली वो फिर आप उसी हो सकता है उसी, अगर आपकी सेपरेट कोई एप्लीकेशन नहीं है, आपकी कंडोनेशन और वो मेन अपील अगर एक ही है तो आप मेन अपील की भी हेयरिंग उधर ही कर लेंगे। अगर वो अलग अलग है, अगर उन्होंने उसकी देखें ना दोनों की एक कंबाइंड भी नोटिस हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है वो कंडोनेशन के लिए पहले बुला लें, मेन अपील का आपको बाद में दे दें नोटिस, फिर इकट्ठा भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जी और कुछ? जी करें आपसे जो सवाल है ना भाई, इसमें इस तरह से कि जो ऑनलाइन इनकम टैक्स की अपील रिसेंटली जो फाइल हो रही है इसमें कंडोनेशन की सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपने जो अपील फाइल करनी है उसी में अपनी कंडोनेशन एप्लीकेशन को स्कैन करके साथ अटैच करना है, और अगर आपकी अपील लेट है तो सिस्टम ऑटो जनरेटेड एक एप्लीकेशन खुद से फाइल करेगा, और उसके बाद जो है ना उस पर एक आपका प्रोविजनल ऑर्डर पास हो जाएगा। उस प्रोविजनल ऑर्डर में भी ये लिखा होता है कि आपको सिर्फ हम ये दे रहे हैं कि आप अपील अपनी फाइल कर लें, जब आपकी हेयरिंग होगी तो पहली हेयरिंग का सबसे पहले आपसे कंडोनेशन जो है वो आपकी सुनी जाएगी, कंडोनेशन के बाद आपकी मेन अपील साथ सुनी जाएगी।
ठीक है, अब ये जो है ना प्रैक्टिस है जो कमिश्नर अपील लेवल पे चल रही है, और दूसरी तरफ आप ट्रिब्यूनल में भी चले जाएं तो अगर आपकी अपील लेट होती है तो आपने कंडोनेशन अपनी अपील के साथ फाइल करनी होती है। पहले आपकी कंडोनेशन की एमए सुनी जाएगी, अगर आपकी कंडोनेशन अलाउ हो जाएगी तो देन आपकी मेन अपील जो है उसकी हेयरिंग की जाएगी। कुछ एक आध चीज़ ना, जब आप कंडोनेशन के लिए जाते हैं ना, तो बल्कि आप अपील भी जब फाइल करते हैं तो एक उनके कमिश्नर की तरफ से भी एक लेटर आ जाता है कि आपकी जो अपील है वो एक्सेप्ट हो गई है, और आपको वो कंडोनेशन का पॉइंट के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। आल्दो कि आपने अप्लाई नहीं किया होता, लेकिन वो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे होते हैं कि इसने अप्लाई कब किया था और इसके 30 डेज़ कब एक्सपायर हो रहे हैं, तो वो उधर से भी चेक एंड बैलेंस उन्होंने रखा हुआ है। जी जी नहीं, देखें, आपका जो टाइम टेकन उन्होंने लेना है फैसला करने का, वो लिजिटिमेट टाइम तो उनके पास अवेलेबल है ना, वो पहली स्टेज है। पहली बात तो ये है कि अब आप कमिश्नर अपील के पास जाएंगे तो आप ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते, वो ख़त्म हो गया फोरम। अब आपने सीधा हाई कोर्ट जाना है। फिर अब वो सीक्वेंस जो है ना बदल गया, एक फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी बीच में से ख़त्म हो गई। या तो आप कमिश्नर अपील के पास जाएंगे, अगर आपका जो अमाउंट है 20 मिलियन है इनकम टैक्स में, 10 मिलियन है आपका सेल टैक्स में, और 5 मिलियन है आपका एफडी के अंदर, उस तक आप रहेंगे कमिश्नर अपील के पास, और उससे ऊपर अगर गए तो आप जाएंगे ट्रिब्यूनल के पास। तो वो इवन अदरवाइज जहाँ भी आप गए, अगला फोरम तब शुरू होगा जब पहला बंदा को फैसला करके आपको कॉपी देगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, वो तब शुरू होगा, ऐसा ही है। भट्ट साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में एक ही बात पे फोकस किया है, रीजनेबल बेसिस और पल्सेबल ग्राउंड के केस आपका CIR में है, ATIR में है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपने रीजनेबल ग्राउंड ही देनी है। अगर आप रीजनेबल ग्राउंड नहीं देंगे तो आपकी कंडोनेशन अलाउ नहीं होगी, तो मेन केस भी नहीं सुना जाएगा और आपकी डिमांड कंफर्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं सेमिनार को कंक्लूड करने के लिए और वोट ऑफ थैंक्स के लिए रिक्वेस्ट करूँगा हसन यूसुफ साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को, कि सर आप और दोस्तों को शुक्रिया अदा करें। मैं सबसे पहले नदीम भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है हमें बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद, जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपील्स में ये इशू जो है वो कॉमनली चलता है, सर्विसेज ऑफ ऑर्डर्स जो हैं उसकी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है मोस्टली जो है वो टैक्स पेयर्स पे सर्व नहीं होते, और ये कंडोनेशन का इशू हर रोज़ जो है वो तकरीबन हमें फ़ेस करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है हमें क्या लाएअमल इख्तियार करना चाहिए, उस पर भट्ट साहब ने बताया। कंडोनेशन जो है, जब तक आपकी कंडोनेशन नहीं अलाउ होगी, आपकी मेन अपील जो है वो सुनी नहीं जा सकती, और अगर आपकी कंडोनेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो आपकी मेन अपील का तो फिर जो है वो सुनना तो दूर की बात, उसका सवाल भी नहीं उठता, आपकी डिमांड समझे कन्फर्म होगी। अब कंडोनेशन में हम लोग मोस्टली जो है प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि जो हमारे दोस्त हजरात हैं वो थोरो जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो नहीं करते। आपको जैसे एक ऑर्डर है ऑनलाइन सर्व तो हो गया, आपको मिला नहीं, तो अपील में जाने के लिए हम डायरेक्ट अपील फाइल कर देते हैं, एक बीच में जो सर्टिफाइड कॉपी वाला पोर्शन है उसको स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली आपकी कंडोनेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। सर्टिफाइड कॉपी लेने का मतलब ये होता है कि आपकी लिमिटेशन जिस दिन आपको सर्टिफाइड कॉपी हैंडेड ओवर होगी उस दिन से आपके 30 डेज़ फॉर फाइलिंग ऑफ अपील जो है वो शुरू होंगे। तो ये मैंने मोस्टली देखा है कि हमारे दोस्त जो है यहाँ पे थोड़ा सा इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली कंडोनेशन एप्लीकेशन में रिजेक्शन हो जाती है। और हाई कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा, इवन हाई कोर्ट इस चीज़ पे भी एम्फसाइज़ करती है कि आपने कंडोनेशन एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट भी अटैच किया था कि नहीं, कि जो आप अपनी कंडोनेशन एप्लीकेशन में चीज़ें लिख रहे हैं उस पे आप इस चीज़ को आप टेस्टिफाई करें कि आप वो बातें ठीक कह रहे हैं, सर्टिफाई करें इन चीज़ों को।
तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं प्रैक्टिस की, जिनको हमें जो है मलूज़ खातिर रखना चाहिए ताकि हमारे लिए जो है मुश्किलात ना पैदा हो। जो कंडोनेशन की एप्लीकेशन है इसमें ये सबसे पहले आप देखें, आपने डिले को जो है वो जस्टिफाई करना है जब आपने सर्टिफाइड कॉपी लेनी है। तो वो सर्टिफाइड कॉपी का पर्पज़ ही आपकी उस डिले को बेसिकली आपकी कंडोनेशन समझे उसी पॉइंट पे सीधी हो गई कि आपकी ग्राउंड बन गई कि मुझे ये ऑर्डर मिला नहीं, मुझे जब पता चला तो मैंने सर्टिफाइड कॉपी ली, तो फ्रॉम द डेट ऑफ रेकनिंग ऑफ द ऑर्डर आपकी डेट जो है वो स्टार्ट हो गई। तो मैं हॉल में मौजूद तमाम हमारे मेंबरान सबका बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने आज हमें सेमिनार में ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच।